सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्य 10th स्टैंडर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर चल रहा है। आज बारी है पढ़ने की हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। लास्ट वीडियो में हालांकि मैंने इसको एज ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल भी एक्सप्लेन कर दिया था आपको थोड़ा सा, बट मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो डिटेल उसके बारे में समझेंगे, तो आज वही करना है। तो बेसिकली बच्चों मेटल्स और नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं ना तो ये आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स। कैसे? चलिए देखते हैं। तो पहले तो मैं टाइटल डाल दूं। भाई टाइटल क्या है हमारे चैप्टर का? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। तो बच्चों एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन मेटल का। फॉर एग्जांपल वो मेरा मेटल है सोडियम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर है इसका 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? 281। अब ये मत बोलना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने 9th में पढ़ी हुई है, राइट। तो पहले ऑर्बिट में 8, दूसरे में फर्स्ट शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में फिर जो बचा है वो, राइट। ओके, फिर बात करें अपन एक नॉन मेटल की जो कि है सपोज क्लोरीन। इस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हम ले रहे हैं कितना है? हम ले नहीं रहे हैं, जितना होता है वही है। कितना है भाई? 17 है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा जाए तो हो जाएगा 2, 8 एंड 7, राइट। अच्छा, अब बच्चों होता क्या है ना कि जिनके जो भी एलिमेंट्स हैं, जिन एलिमेंट्स के लास्ट शेल में, ठीक है, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में, ठीक है। इसको लिख लो 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, ठीक है। दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, ठीक है। ये लोग बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। ये जो होते हैं ना जिनके ऑर्बिट में लास्ट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, लास्ट शेल में जिसके, ये लोग क्या करते हैं? दे गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, ठीक है। इसके पीछे भी रीजन है। क्या होता है ना, देखो, अगर लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये मेरा न्यूक्लियस है सोडियम की, अगर मैं बात करूं तो सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होंगे, यानी कि 11 प्लस चार्ज होगा। और ये फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें मान लो 2 इलेक्ट्रॉन भरे आपने, फिर उसके बाद वाले में आपने 8 भरे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसके बाद वाला जो लास्ट वाला ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर लास्ट ऑर्बिट में 1, या मैग्नीशियम की बात करूँ तो लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ तो लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो देखो न्यूक्लियस के साथ उनका जो अट्रैक्शन होता है ना वो कमजोर होता है, ठीक है। वो अट्रैक्शन कैसा होता है? वीक होता है। तो आप यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, ठीक है, ये बंदा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो अपने आप नहीं देगा, इसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो जब आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम लगेगी। क्यों कम लगेगी? बताया ना, न्यूक्लियस के साथ इस वाले शेल का, लास्ट शेल का अट्रैक्शन कम है, वीक है। क्लियर है? क्योंकि ये जो फोर्स होता है ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। तो ये दूर है, फोर्स ज्यादा, फोर्स वीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। आप बहुत कम एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये जो एटम्स हैं जिनके लास्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मली उनको उतनी एनर्जी मिल जाती है इनके लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को कि वो ऑर्बिट को छोड़ के जा सके। क्लियर है? ओके। जो ये इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ठीक है, जिनके लास्ट के शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें क्या होता है? देखो, वही न्यूक्लियस बना देता हूं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। सपोज क्लोरीन है तो इसका कितना होगा? +17, राइट। 17 प्रोटॉन्स होंगे उसके न्यूक्लियस में। पहले ऑर्बिट में 2, फिर वही 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा है? लास्ट वाला। इसमें 7 आएंगे, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब जब लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 है, 6 है, ऐसा रहता है ना, तो देखो न्यूक्लियस के साथ ना इनका अट्रैक्शन ज्यादा होता है। देखो इसको भी खींचेगा न्यूक्लियस, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा,
ठीक है, यहाँ 2 ही 3 को खींच रहा था, यहाँ सबको खींच, ज्यादा लोगों को खींच रहा है, राइट। तो न्यूक्लियस और लास्ट ऑर्बिट जो होता है इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इसका एक और रीजन है कि देखो ये सारे को, न्यूक्लियस इसको, इन दोनों को भी, इसको भी, इसको भी, सबको खींच रहा है, राइट। तो ये ऑर्बिट श्रिंक हो जाता है, ठीक है। ऑर्बिट का थोड़ा छोटा हो जाता है, जो नॉर्मली साइज होता है ना। पहले क्या देखो, इस केस में देखो जहां पर 11 इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बीच में अट्रैक्शन तो है, ठीक है, लेकिन एक एक का ही अट्रैक्शन है ना यार। इसका एक ही इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है। अगर आपने 2 डाल दिया तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा होगा, 3 डाल दिया तो 3 पे लग रहा होगा। तो ये तीनों को ही अपनी तरफ खींचेगा तो सही, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनेगा कि ये पूरा श्रिंक हो जाए। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, 4, 5, 6, 7 करोगे तो न्यूक्लियस के साथ उनका अट्रैक्शन और ज्यादा होता जाएगा। ज्यादा पेयर्स खींचेंगे एक दूसरे को, अब है ना, ज्यादा पेयर्स एक दूसरे को खींचेंगे, तो ज्यादा पेयर्स खींचेंगे तो श्रिंक हो जाएगा। इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल आप 6-7 लोग एक जगह पर बैठे हो, ठीक है, एक बीच में एक साथ अपने गोला बना के बैठ गए हो, ठीक है, और एक गोल सा स्प्रिंग जैसा दे दो और उस स्प्रिंग पर अपने 6-7 दोस्तों को बिठा दो, ठीक है। आप लोग 6-7 लोग यहाँ बैठ गए, सपोज 6 लोग, ठीक है। ये बाहर एक स्प्रिंग जैसा है जो श्रिंक हो सकता है, लेकिन नॉर्मली नहीं श्रिंक होगा। यहाँ पर एक बंदा बैठा है, आप लोग इसको खाली खींचो, तो क्या ये पूरा श्रिंक होगा? अच्छा, हो सकता है थोड़ा बहुत हो, लेकिन 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर एक बंदा इसको खींचेगा, यहाँ पर एक बंदा इसको, ऐसे ऐसे सब खींचोगे, सब मिलके खींचोगे तो श्रिंक हो जाएगा। तो वैसे ही होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट ऑर्बिट में तो न्यूक्लियस के साथ ज्यादा अट्रैक्शन और श्रिंक हो जाता है, ठीक है। श्रिंक होने की वजह से क्लोज में आ जाएगा ऑर्बिट, तो डिस्टेंस कम हो गया तो और अट्रैक्शन बढ़ गया, ठीक है। तो इस केस में आपको अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ ज्यादा है, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। आप निकाल सकते हो लेकिन आपको ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, क्लियर है। तो इसीलिए इनके लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना मुश्किल है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं। ये लोगों के लिए लूज करना आसान है, इसलिए लूज कर देते हैं। अच्छा, अब ये करते क्यों है लूज और गेन? क्या जरूरत है, नॉर्मली नहीं पड़े रह सकते? प्रॉब्लम यह है कि हर एटम ये चाहता है कि उसका जो लास्ट वाला शेल है वो भरा हुआ रहे, ठीक है। लास्ट शेल क्या रहे? भरा हुआ रहे। देखो, इसके लास्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटली कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, लेकिन है कितना? 1 ही है। तो ये क्या चाहता है कि लास्ट वाला भरा रहे, तो लास्ट में तो 7 चाहिए भरने के लिए, तो बहुत मुश्किल है। तो वो क्या कर देता है, ये 1 को छोड़ देता है, जा निकल जा, दूर हो जा मेरी जिंदगी से, ठीक है। तो जब ये अलग हो गया तो क्या होगा? अब यहां कुछ बचा ही नहीं है, तो ऑर्बिट का आएगा, तंबूरे का कोई ऑर्बिट नहीं है। अब लास्ट ऑर्बिट कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, ये भरा हुआ मिल गया, है ना। ये 1 की वजह से तकलीफ थी, इसको छोड़ दिया उसने, जा, वो एनर्जी मिली, इसको चला गया। तो अब लास्ट ऑर्बिट ये है और अब भरा हुआ रह गया, ठीक है। इसमें देखो लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन था, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये भर जाएगा, है ना। तो ये लोग बड़ी आसानी से गेन करते हैं, लोग बड़ी आसानी से लूज करते हैं, और ये लूज और गेन का खेल इसलिए होता है ताकि लास्ट शेल भरा हुआ रहे। क्लियर है इतना? पक्का? ओके। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी, यही सारा झोल झाल है। कहाँ गया भाई डस्टर? इधर है। इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा बेस्ड है हमारा आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन। क्या होता है आयोनिक कंपाउंड्स, देख लेते हैं। जब मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं, मैंने ऐसा बता दिया पहले ही आपको, फिर लिख लो उसको एक बार, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंबाइन यूजुअली टू गिव आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं कंबाइन होके, ठीक है, जिसमें आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, एक चीज और लिखो, दे आर नॉट प्रेजेंट एज होल मॉलिक्यूल्स, ऐसा लिखो। आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में लिखो, आयोनिक कंपाउंड्स are not present as whole molecules but can be considered as aggregate of positive and negative ions। मतलब क्या हुआ? देखो, कुछ ऐसे मतलब कंपाउंड्स बनते हैं कि जिसमें एक एज अ होल मॉलिक्यूल बनता है, मतलब जो एक एटम दूसरा एटम
वो आपस में एक तरह से इस तरह से जुड़ जाते हैं कि ये कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता। आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा। ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल में रहेंगे और एक दूसरे पर फोर्स लगा के रखेंगे, एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, ठीक है, फोर्स लगा के। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे को ऐसे पकड़ के रखते हैं, ठीक है। आप इनको एनर्जी देके अलग कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम कई तरह के बॉन्ड्स पढ़ते हैं, अभी मैं सारे बॉन्ड्स नहीं डिस्कस करूंगा, हमारे सिलेबस में है भी नहीं। फिलहाल जो अभी हम आयनिक की बात कर रहे हैं तो वो ऐसा समझ लो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन अगल बगल में रहते हैं एक दूसरे के साथ, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं फोर्स की वजह से। क्लियर है? तो इस तरह से ये प्रेजेंट होता है। जो भी न्यूक्लियस है आप कह सकते हो कि आयनिक कंपाउंड्स का, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, जो मॉलिक्यूल है आयनिक कंपाउंड का कुछ इस तरह का होता है। कंप्लीट मॉलिक्यूल नहीं होता, इस तरह का मॉलिक्यूल बनता है। क्लियर है? अच्छा, अब फॉर्मेशन देख लेते हैं अपन इसका, फॉर्मेशन कैसे होगा। तो देखो, जैसे मैंने सोडियम के बारे में बताया, सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये लोग कैसे कंबाइन होंगे? सोडियम चाहता है उसके लास्ट ऑर्बिट का 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए, क्लोरीन चाहता है कि इसके लास्ट ऑर्बिट को भरने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। ये देना चाहता है, ये लेना चाहता है। ये भाई इसके पास जाएगा, क्लोरीन के पास, भाई मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, चाहिए क्या तेरे को? क्लोरीन बोलेगा अरे भाई तू देवता है यार, मेरे को चाहिए था यार, दे 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 दे, ठीक है। तो ये भाई साहब अपना 1 इलेक्ट्रॉन इन भाई साहब को दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या देखो, इनके पास क्या था, 1 एक्स्ट्रा था, ठीक है। इनके पास था कितना, 1 2 3 4 5 6 7 था, ठीक है। इनके पास 1 की कमी थी, तो ये भाई साहब ने 1 इसको दे दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब जब इसने दे दिया तो क्या हुआ भाई, पता है ना, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है एक एटम तो उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता है, तो आपका Na जो है वो प्लस हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए 1 प्लस चार्ज चढ़ा, 2 इलेक्ट्रॉन देता तो 2 प्लस चार्ज चढ़ जाता, 3 इलेक्ट्रॉन देता तो 3 प्लस चार्ज चढ़ जाता, ठीक है ना। तो 1 ही इलेक्ट्रॉन दिया तो Na प्लस हो गया। ये क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया यानी कि 1 नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो वो Cl नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से आपका बनता है NaCl, ठीक है। NaCl क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं या टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। अच्छा, अब मैग्नीशियम क्लोराइड भी बनता है ऐसे, मैग्नीशियम और क्लोरीन, ठीक है। मैग्नीशियम के पास लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, उसका एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 282 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाहता है, ठीक है। पर क्लोरीन जो है इसे तो 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई। अब कोई 2 लाएगा तो 2 थोड़ी ले लेगा, 2 ले लेगा तो क्या होगा, लास्ट ऑर्बिट में 8 चाहिए था, 8 भरने का देगा एक्स्ट्रा हो गया इसके पास, तो फिर इसको लूज करना पड़ेगा ना यार, तकलीफ हो जाएगी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सबको अपना लास्ट ऑर्बिट भर के रखना है बस, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए, लास्ट ऑर्बिट भरा हुआ रहना चाहिए। तो मैग्नीशियम बोला मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है, मैं 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं क्लोरीन के पास जाके। क्लोरीन बोला लेकिन यार मेरे को तो सिर्फ 1 ही का रिक्वायरमेंट है, मैं लालची नहीं हूं, मैं 1 ही लूंगा। फिर क्लोरीन बोलेगा यार मेरे जैसा एक और गरीब है, ठीक है, मेरा दूसरा रिलेशन वाला या मेरा कोई दूसरा भाई क्लोरीन, ठीक है, अपने एक दूसरे क्लोरीन भाई को बुला लेगा, उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम ने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, एक ये वाले क्लोरीन को दे देगा और एक ये वाले क्लोरीन को दे देगा। इसको भी 1 चाहिए था, 1 मिल गया, इसको भी 1 चाहिए था, 1 मिल गया, इसका ऑर्बिट फिलअप हो गया, इसका ऑर्बिट फिलअप हो गया, और इसको 2 देने थे, इसने 2 दे भी दे दिए, है ना, है ना। अच्छा, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए मैग्नीशियम ने, तो उस पर चार्ज कितना बन गया, 2 प्लस बन गया। एक क्लोरीन ने 1 लिया, Cl नेगेटिव, दूसरे क्लोरीन ने भी 1 नेगेटिव लिया, Cl नेगेटिव, है ना। तो 1 मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन, इसका 2 के साथ बॉन्डिंग बनेगा, राइट, तो बनेगा क्या, MgCl2। समझ में आया, ऐसे बनेगा। और ये MgCl2 हम दिखा रहे हैं, इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक Mg प्लस है, एक Cl नेगेटिव है और दूसरा भी Cl नेगेटिव है, कुछ इस तरह से इनका बॉन्डिंग हुआ है, ठीक है। ये एक मैग्नीशियम के बगल बगल में 2 क्लोरीन नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड का आपका न्यूक्लियस, सॉरी बार बार न्यूक्लियस निकल जा रहा है, मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। क्लियर है, पक्का, ओके। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, मैं जानता हूं। चलो अब चलते हैं अपन इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी, पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल
स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट में क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स आर, ऐसा लिखो ना, फिजिकल स्टेट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, बार बार आयोनिक लिखना पड़ेगा फिर। दे आर जनरली सॉलिड एंड हार्ड, ठीक है। जनरली ये कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। क्यों? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। इनमें जो आयंस हैं बताया ना मैंने, जैसे Na+ और Cl नेगेटिव, दोनों आयंस अगल बगल में हैं, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो पास पास भी रहेंगे, राइट। गैप कम होगा, गैप कम होता है जब एटम्स के बीच में, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं, है ना। ओके, तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होंगे ना, यहाँ पर एटम्स नहीं होते, आयंस। ओके, क्लियर है। अच्छा, फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। वाई? रीजन क्या है? ड्यू टू वही सेम स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, ठीक है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है तो क्या होता है ना, आपको इनको अलग करना है। देखो सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है, सॉलिड में क्या होता है कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोलो एकदम पास पास होते हैं, ठीक है। इनके बीच में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अगर आप इनको लिक्विड करना चाहते हो यानी कि पिघलाना चाहते हो, तो लिक्विड में क्या होता है कि इससे थोड़ा दूर होता है, राइट। और जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है ना। सॉलिड के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है लिक्विड्स में वो वीक होती है, ठीक है। लिक्विड्स में वीक होती है, सॉलिड में स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग से इसको वीक करना है, गैप आपको बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर से इनको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। सॉलिड्स में अगर आप उनको हीट करते हो तो क्या होता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस वगैरह एटम्स, कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो भी हैं, ठीक है, इनको एनर्जी मिल जाती है, तो ये भागते हैं एक दूसरे से, तो आपस का जो अट्रैक्शन होता है ना, कि तोड़ के अलग हो जाते हैं। अरे यार मतलब ऐसा हो गया कि बहुत गहरी दोस्ती थी, आपने बाहर से जाके इनको लालच दिया एक दूसरे को, ठीक है, लालच दिया तो इनकी दोस्ती टूट गई, ठीक है, दोस्ती कमजोर हो गई, तो ये सॉलिड से क्या बन गए, लिक्विड बन गए। आपके पास इनके बॉन्डिंग स्ट्रांग थी, आपने इनको एनर्जी दी, एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से बॉन्डिंग वीक हो गई या बॉन्डिंग टूट गई कुछ कुछ की, ठीक है, तो ये फ्री हो गए मूव करने के लिए, तो ये लिक्विड बन गए। आपने और हीट दिया तो एकदम ही बॉन्ड से सारे टूट गए, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट है, एकदम आजाद एक दूसरे से मूव करने के लिए, ठीक है, तो ये गैस बन गया, ठीक है, वीकेस्ट, यही पढ़ा था ना हमने। तो जब आप इसको पिघलाकर ये लिक्विड करना चाहते हो, ठीक है, तो अगर कम एनर्जी देके सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। कम एनर्जी देके लिक्विड से गैस बन जाता है तो हम कहते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि इनकी दोस्ती तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो ज्यादा एनर्जी खर्चा करोगे तो ही बॉन्डिंग टूटेगी या कमजोर होगी, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड लाने के लिए ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो यहां से यहां ले आने के लिए भी आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। क्लियर है, पक्का? अच्छा, तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के साथ फिजिकल स्टेट। तीसरी प्रॉपर्टी की बात कर लूं मैं, तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है मेरी, थर्ड प्रॉपर्टी होगी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, दे आर सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल है। फिर दे आर इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। ये पेट्रोल, केरोसिन वगैरह जो होते हैं ना, इनको हम कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। वाटर जो है ना, इसे हम कहते हैं पोलर सॉल्वेंट। वाटर भी सॉल्वेंट है, पेट्रोल केरोसिन भी सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब जिसके अंदर कोई चीज आप डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वाटर के अंदर
वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें आयोनिक कंपाउंड्स आपके डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल जैसे सॉल्वेंट्स में ये डिसॉल्व नहीं होते, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होते। इसी में सब कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। ये बुक में नहीं लिखा है, लेकिन मैं सोचा समझाने के लिए बता दूं। वाटर क्या होता है ना, वाटर पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनके अंदर पहले से ही चार्ज होता है, ठीक है, उनके अंदर पहले से ही चार्ज होता है, इसलिए पोलर कहते हैं, ठीक है। तो जब वाटर के अंदर पहले से चार्ज प्रेजेंट है ना, तो वो जो चार्ज है ना, वो आयोनिक कंपाउंड्स के चार्ज के कंपैरिजन में, ये Na+, Cl नेगेटिव सपोज ये है, तो इनका जो चार्ज है इसके कंपैरिजन में वाटर के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है वो स्ट्रांग है। वो क्या है? स्ट्रांग है। वो चार्ज इनकी बॉन्डिंग को तोड़ सकता है, ठीक है, बॉन्डिंग को तोड़ सकता है, ठीक है। कौन? वाटर का चार्ज, वाटर का चार्ज, समझे? क्योंकि वाटर पहले से खुद पोलर है और उसके पास चार्ज है, और उसका चार्ज जो है वो इनके चार्ज के कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है, तो वो इन सबको सेपरेट कर लेता है, अपने चार्ज के साथ खींच के अलग कर देता है, तो इसलिए ये लोग इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब इनके पास कोई चार्ज है ही नहीं, है ना। पेट्रोल, केरोसिन नॉन पोलर है, कोई चार्ज है ही नहीं, तो ये बेचारे इनको क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये डिसॉल्व नहीं होते इनके अंदर। क्लियर है? पक्का? ओके। तो ये लिख लेना आपने सीधी सरल भाषा में, जैसा तुमको समझ में आता हो, ठीक है। फिर बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कह सकते हो, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें क्या होगा कि पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं, सॉरी पोलर सॉल्वेंट्स कहाँ बोल रहा हूं मैं अभी, आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, conduct electricity in molten state, ठीक है। मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं करते हैं, और डिसॉल्व यानी पानी के अंदर डिसॉल्व होंगे। एक्वस सॉल्यूशन मतलब डिसॉल्व इन वाटर, लिख लो ना, ये तो पता ही है यार, कई बार बता चुका हूं, फिर भी जो नए हैं उनके लिए। ओके, होता क्या है डिसॉल्व स्टेट में, आपने अंदर डिसॉल्व कर दिया पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया तो आपको पता चल गया कि Na और Cl जो हैं, आप तो इनको तोड़ दे रहे हो ना, अलग कर दे रहे हो ना, है ना। नॉर्मली Na और Cl एक दूसरे चिपके हुए रहते हैं, आपने इनको पानी में डाला तो आपने देखा कि पोलर सॉल्वेंट है पानी, वो इन दोनों को अलग कर देगा, ठीक है, Na को अलग, Cl को नेगेटिव को अलग कर देगा। तो अब पानी के अंदर ये दो आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, दो आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, ये पानी, इसमें Na अलग है, पॉजिटिव इधर पड़ा हुआ है, Cl नेगेटिव अलग पड़ा हुआ है, आपने दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ठीक है, ऐसे बैटरी लगा दी, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, तो ये जो Na है, Na खुद पॉजिटिव है, कहाँ जाएगा? नेगेटिव की तरफ भाग जाएगा, और Cl नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ भाग जाएगा। तो जब आयंस का मूवमेंट होना चालू हो गया, देखा, ये यहाँ पर सारे Cl यहाँ भागेंगे, सारे Na वहाँ भागेंगे, तो इस वाटर के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर चार्जेस का मोशन स्टार्ट हो जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस का मोशन, एक तरफ नेगेटिव चार्जेस का मोशन। तो जब चार्जेस मोशन में आ गए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है ना, चार्जेस मोशन में आ गए, चार्जेस इन मोशन, यही तो कहलाता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वाटर में जब सॉल्युबल होंगे तो आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। सेम कंडीशन है हमारा मॉल्टन स्टेट में, मॉल्टन मतलब पिघले हुए स्टेट में, आपने इनको गर्म करके पिघला दिया, ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, आपने देखा, पिघलाया आपने कैसे? एनर्जी देके, ज्यादा एनर्जी देती आपने तो वो पिघल गए, मतलब उनकी बॉन्डिंग कमजोर हो गई, टूट गई, है ना। अब जब उनकी बॉन्डिंग टूट गई है या कमजोर हो चुकी है, एक दूसरे से बहुत वीक रिलेशन है इनका, अब आप इनके अंदर इलेक्ट्रोड ठूस दो, तो फिर से दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो कम है ना, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे भागेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे भागेगा, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाएगी, ठीक है। तो मतलब डिसॉल्व स्टेट में और मॉल्टन स्टेट में, दोनों स्टेट में, यहां पानी नहीं यूज किया हमने, पिघला हुआ अपना
आयोनिक कंपाउंड लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पानी में डिजोल्व किया हुआ है, ठीक है। दोनों केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं होगी, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जब वो होते हैं तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है ना, नॉर्मली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। तो आप जब उनको लगाओगे इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट करोगे तो इतना वीक दोस्ती नहीं है उनकी कि एक दूसरे को छोड़ के इलेक्ट्रोड्स पर भागे, तो उस केस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, इन केसेस में करता है। तो बस प्रॉपर्टीज यहीं पर खत्म होती है, आयोनिक कंपाउंड्स का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगला टॉपिक लेकर अपन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वगैरह डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए कर लो थोड़ा सा वेट, बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।